हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिंस टुडेज़ क्लास। इससे पहले की सारी टॉपिक्स हमने कवर करा दी है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जैसे कि हमने केसीसी पढ़ा था, पीएसएल पढ़ा था, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिसी रिसर्च एंड डेटा डिससेमिनेशन। आरबीआई ने क्या किया, ओवर टाइम इस्टेब्लिश किया है एक साउंड और रिच ट्रेडिशन ऑफ पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च। ठीक है, आरबीआई इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या करेगी, रिसर्च करेगी, कोई इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म होना चाहिए डेटा डिससेमिनेशन का, इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो द रिसर्च अंडरटेकन एट आरबीआई रिजॉल्व अराउंड इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम। तो ये रिसर्च जो भी करती है ये क्या देखती है कि क्या इशू है और क्या प्रॉब्लम हो रहा है करंट इन्वायरमेंट में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, विच हैव क्रिटिकल इम्प्लीकेशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो बेसिकली आरबीआई किस चीज़ पे रिसर्च करेगी, देखेगी कि क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज़ हो रही है, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है नेशनली, इंटरनेशनली। तो ये सारी चीज़ कौन करेगी, आरबीआई जो है करती है। तो आरबीआई डिसेमिनेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन रेगुलरली इन फॉर्म ऑफ सेवरल पब्लिकेशंस। तो अब कैसे करेगी आरबीआई, ठीक है, तो बहुत सारी पब्लिकेशंस निकालती है, प्रेस रिलीज़ करती है, ठीक है, अपने वेबसाइट पे। और इंडिया जो है सिग्नेटरी है स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड का, जिसको कि किसने डिफाइन किया है, आईएमएफ ने डिफाइन कर रखा है। और इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है ये स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड का। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग डेटा। तो इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है एसडीडीएस का, जिसको कि किसने डिफाइन कर रखा है, आईएमएफ ने डिफाइन कर रखा है। और ये किस लिए है, फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग डेटा। ठीक है, तो आरबीआई क्या है, आरबीआई इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू पब्लिश 2 रिपोर्ट एवरी ईयर। लीगल ऑब्लिगेशन है कि 2 रिपोर्ट तो आपको पब्लिश करना ही करना है, आरबीआई के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। एक है एनुअल रिपोर्ट, जिसको कि आरबीआई पब्लिश करती है एज पर आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, कि इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अगर ऐसा आता है कि एनुअल रिपोर्ट आरबीआई की ऑब्लिगेशन है, यस ऑब्लिगेशन है, आरबीआई को पब्लिश करना पड़ेगा। देन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो ये भी जो है 1949 की जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है कि आपको ये वाली रिपोर्ट निकालनी ही पड़ेगी। क्या रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो ये 2 रिपोर्ट जो है एवरी ईयर आरबीआई को निकालना ही निकालना है। ठीक है, और इनके अलावा क्या है, पीरियडिकल स्टेटमेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, ऑफिशियल प्रेस रिलीज होता है, स्पीचेस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, विच आर्टिकुलेट द आरबीआईज असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड इट्स पॉलिसीज़। ठीक है, तो इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें होती है, प्रेस रिलीज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। देन आरबीआई क्या कंडक्ट करती है, क्वार्टरली कंडक्ट करती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। और एक याद करना है कि क्वार्टरली हमने यहाँ पे 2 रिपोर्ट देखा जो एनुअली देखने के लिए मिल रहा है, एक तो एनुअल रिपोर्ट है और एक है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। क्या रिपोर्ट हो गया, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो 2 रिपोर्ट यहाँ हो गया। एंड देन क्वार्टरली आरबीआई क्या करेगी, कंडक्ट करेगी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इन विच आरबीआई क्या कलेक्ट करेगी, रिस्पॉन्सेस ऑन हाउस होल्ड परसेप्शंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आरबीआई इसमें देखेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि कंज्यूमर का सर्वे यहाँ किया जा रहा है। आरबीआई कलेक्ट करेगी रिस्पांस हाउस होल्ड परसेप्शन का, एक्सपेक्टेशन का, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर फिर आरबीआई देखेगी, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन और एंड देयर ओन इनकम एंड स्पेंडिंग। तो इन सारी चीज़ों पे आरबीआई क्या करेगी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। नहीं, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो याद रखना है कि इंडिया सिग्नेटरी किसका है, स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड का सिग्नेटरी है, जिसको कि डिफाइन किया है आईएमएफ ने। ठीक है, तो डेटा से रिलेटेड इंडिया किसका सिग्नेटरी है, एसडीडीएस का। देन आरबीआई 2 रिपोर्ट निकाल रही है, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, एंड देन रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये 2 बात हमें याद रखनी है। देन यहाँ एक और बात क्या याद रखनी है कि आरबीआई कंडक्ट करती है क्वार्टरली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे।
क्या कंडक्ट करती है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे आरबीआई कंडक्ट करती है क्वार्टरली। उसके बाद आरबीआई कंडक्ट करती है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। और क्वार्टरली आरबीआई क्या करती है? एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, वेयर इन आरबीआई गॉजेज द हाउस होल्ड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग इन्फ्लेशन फॉर 3 month ahead and 1 year ahead period। ठीक है, दिस सर्वे आर यूज फॉर मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस। तो ये सारी चीज़ों को सर्वे क्यों किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई क्या देख रही है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे देख रही है। ठीक है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे देख रही है, हाउस होल्ड का एक्सपेक्टेशन देख रही है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग 3 महीनों के लिए। ठीक है, और फिर 1 year अहेड पीरियड। तो ये सारी चीज़ों को ये क्या कर रही है? आरबीआई देख रही है। देन आरबीआई सोर्स ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। तो देख लेते हैं कि आरबीआई की कमाई कहाँ से हो रही है, इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है, और इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट आर अराउंड 90% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारा 90% फॉरेक्स रिजर्व क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट ही हमारा फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा है। जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, हमने पिछले क्लास में देखा कि एसडीआर में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, या कुछ और चीज़ों में रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी में रख सकते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट जो है 90% है, और ये फॉरेन करेंसी एसेट जो है आरबीआई कहाँ इन्वेस्ट करती है? यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है, और यहाँ से फिर आरबीआई को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर क्या होता है? इट हैज़ ऑल्सो डिपॉजिटेड सम एफसीए विद अदर सेंट्रल बैंक, और कुछ अदर सेंट्रल बैंक के पास भी ये अपना फॉरेन करेंसी एसेट जमा रखती है, तो वहाँ से इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो फॉरेन करेंसी एसेट से क्या कर रही है आरबीआई? इनकम कमा रही है। देन जब आरबीआई परचेज करती है इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करती है आरबीआई? गवर्नमेंट का बॉन्ड को परचेज कर लेती है। ठीक है, खरीद लेती है। तो यहाँ क्या होता है? अगर खरीद लेती है तो आरबीआई के पास अब बॉन्ड आ गया। ठीक है, आरबीआई के पास बॉन्ड आ गया, तो इसमें आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ऑन होल्डिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, क्योंकि आरबीआई होल्ड करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि आरबीआई जब परचेस करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड, तो फिर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो लैंडिंग एट रेपो रेट टू द बैंक्स, और बैंकों को क्या करेगी आरबीआई जो है? लैंड करेगी बैंकों को रेपो रेट पे। तो इससे क्या होगा? आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा, रेपो मिलेगा। ठीक है, रेपो रेट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने देखा कि आरबीआई जो बैंकों को लोन दे रही है, तो उसमें भी उसको रेपो रेट मिल रहा है। ठीक है, देन आरबीआई एक्ट्स एज ए डेब्ट मैनेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई क्या करेगी? डेब्ट मैनेजर की मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का उधारी हो गया है तो उसको क्या करेगी? आरबीआई चुकाएगी। एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच इट गेट्स कमीशन और इनकम। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का क्या कर रही है? कर चुका रही है, तो इन सारे कामों में भी इनको क्या मिल रहा है? कमीशन और इनकम मिल रहा है। एंड साइनोरेज, ये क्या होता है कि जो करेंसी प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो करेंसी से क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि फेस वैल्यू करेंसी की क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। तो फेस वैल्यू तो बहुत कम है जितना कि उनका एक्चुअल वैल्यू है। तो जो प्रिंटिंग से प्रॉफिट होता है आरबीआई को, तो उसको कहते हैं साइनोरेज। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि कहाँ कहाँ से पैसा कमाएगी? एक अर्न करेगी एफसीए से, फॉरेन करेंसी एसेट को रखेगी, यहाँ से इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड देन अगर आरबीआई अगर इन्वेस्ट करेगी यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो इस तरीके से भी आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा। और कुछ फॉरेन करेंसी एसेट को ये दूसरे सेंट्रल बैंक के साथ भी जमा करेगी, और यहाँ पे भी आरबीआई को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अब आरबीआई क्या करती है? परचेज करती है गवर्नमेंट बॉन्ड को। ठीक है, गवर्नमेंट का बॉन्ड आरबीआई परचेज कर रही है, तो अब आरबीआई के पास बॉन्ड आ रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ सिक्योरिटी, कुछ तो इंटरेस्ट देगी, तो ओएमओ से मिल रहा है। ठीक है, अब जब बैंकों को रेपो रेट पे दिया जा रहा है, ठीक है, पैसा दे रही है, बैंक को उधार दे रही है आरबीआई रेपो रेट पे, तो आरबीआई को यहाँ इंटरेस्ट मिल रहा है। देन आरबीआई क्या करती है कि डेब्ट मैनेजर है, हम जानते हैं कि डेब्ट को मैनेज करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, तो इससे आरबीआई को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, और साइनोरेज के बारे में हमने देख लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल क्या है? बेसिकली इसका क्या मतलब है कि बैंकों के पास या आरबीआई के पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि वो किसी भी तरह के शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो मेंटेन कर सके। तो ये बेसिकली क्या है? मेजर ऑफ ए रिस्क इन टर्म्स ऑफ कैपिटल।
ठीक है, कि कितना आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली इट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी यूजुअली अ फाइनेंशियल सर्विस नीड टू इंश्योर दैट इट स्टेज सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि आपके पास मिनिमम इतना तो पैसा होना चाहिए कि आप सॉल्वेंट रहे। ठीक है, आप बैंक करप्ट ना हो जाए, आपके पास पैसा रहे। ठीक है, तो आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए ज़रूरी है कि अगर इतना तो मिनिमम रिजर्व आपके पास होना ही चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से झेल पाए। आपके पास इतना रिस्क लेने का कैपेसिटी होना चाहिए। तो इकोनॉमिक कैपिटल इज कैलकुलेटेड इंटरनली बाय कंपनी। तो एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द फर्म शुड हैव टू सपोर्ट एनी रिस्क। तो इसको इंटरनली क्या करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी, लेकिन इतना तो आपके पास मिनिमम होना ही चाहिए जो कि आपको जो फर्म जो है रिस्क को ले सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर सिंपल टर्म में समझना चाहें तो इकोनॉमिक कैपिटल मिनिमम इतना रिजर्व, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए फर्म में या कंपनी में या आरबीआई में या फाइनेंशियल सर्विसेज में। इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए कि आप रिस्क जो है ले सके। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग सेक्शन 47 क्या कहता है, 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल। 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव दिया गया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का। ठीक है, फर्स्ट, आरबीआई एज ए मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आरबीआई क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, और इस आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइट एनी क्राइसिस इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड टू हैंडल सच क्राइसिस। तो क्या करना है, आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उसको हैंडल करने का काम किसका है, आरबीआई का है। कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ कहा गया है, आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है सेक्शन 47 में कि आरबीआई के पास एडिक्वेट फंड होना ही चाहिए, एडिक्वेट कैपिटल रिजर्व होना चाहिए। और सेकेंड क्या कहा गया है, सेकेंड इज ट्रांसफरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेट इनकम टू द गवर्नमेंट। एक तो आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व रहना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, एंड दूसरा जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को आप गवर्नमेंट के पास जा करके क्या करें, जमा करें, गवर्नमेंट को दे दें। तो अकॉर्डिंगली आरबीआई ने क्या किया है, डेवलप किया है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फॉर डिटरमाइनिंग, किस लिए, एलोकेटिंग द फंड्स, allocation of funds to its capital reserve so any risk contingency can be met। ठीक है, और एज वेल एज प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को दिया जा सके। तो आरबीआई ने क्या किया, अब इसके रूल में लिखा हुआ है तो आरबीआई को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बनाना पड़ा। ठीक है, अब इसमें आरबीआई क्या देखेगी कि कैपिटल रिजर्व कितना रखना है और आरबीआई गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट देना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग फंड्स टू द कैपिटल रिजर्व इज ईयरली वन वेयर द आरबीआई अलॉट्स मनी आउट ऑफ इट्स नेट इनकम टू द कैपिटल रिजर्व। तो ईयरली किया जाता है और आरबीआई अलॉट करती है कि कैपिटल रिजर्व में कितना रखना है, और हाउ मच फंड शैल बी एडेड टू कैपिटल रिजर्व ईच ईयर डिपेंड्स ऑन रिस्की सिचुएशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमने देखा कि यहाँ तक क्या डिसाइड हुआ कि आपको भाई कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि आप किसी भी तरह का रिस्क ले सकें। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है रिजर्व हुआ, और फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि कैसा रिस्की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पैसा रखना है कि कितना रिस्क है और कितना हमें रखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर अलॉटिंग मनी टू द कैपिटल रिजर्व, और फिर जब हम देख लेंगे कितना रिस्क है, कितना रखना चाहिए, इस साल ईयरली बेसिस पे ये हो रहा है, तो जब हम अलॉट कर देंगे तो रिमेनिंग नेट इनकम जो रहेगा आरबीआई का, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को एज ए प्रॉफिट। ठीक है, तो आरबीआई इज ए 100% सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो एवरी ईयर इट ट्रांसफर इट्स प्रॉफिट डिविडेंड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या है, 100% सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो हर साल क्या करेगी, आरबीआई ट्रांसफर करेगी। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले तो हमने समझा कि कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल क्या है, इकोनॉमिक कैपिटल वो कैपिटल है कि मिनिमम आपको कितना रिजर्व रखना पड़ेगा रिस्क के लिए। ठीक है, हमने ये देख लिया। फिर आरबीआई एक्ट में कह रही है कि आपको रखना पड़ेगा, आरबीआई को मैंडेटेड है कि आपको जो है रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह का क्राइसिस को आप हैंडल कर सके, और उसके बाद जो सरप्लस आ रहा है आप गवर्नमेंट को दे दो। ठीक है, अभी तक हमने इतनी ही बात की। Then the determination of amount of money to be provisioned or allocated to capital reserve is difficult and a technical task। तो ये कोई आसान काम तो नहीं है इतनी बड़ी इकोनॉमी में कि रिस्क को देखना कि कितना रिस्क है, कितना रखना है, तो ये डिफिकल्ट है। तो फिर इसके लिए कौन आती है, बिमल जालान कमेटी को अपॉइंट किया जाता है और वो अपना रिकमेंडेशन देती है अगस्त 2019 में। तो एज पर द रिकमेंडेशन क्या कहती है कि आरबीआई को मेंटेन करना चाहिए 5.5 to 6.5% बैलेंस शीट। कितना मेंटेन करना चाहिए,
चाहिए आरबीआई को? 5.5% टू 6.5% बैलेंस शीट आरबीआई को मेंटेन करना चाहिए वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज कंटिजेंसी रिस्क बफर। तो हमें कंटिजेंसी रिस्क बफर में कितना मेंटेन करना पड़ेगा? तो जो बैलेंस शीट है तो आरबीआई को कितना मेंटेन करेगा? आरबीआई शुड मेंटेन 5.5 टू 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो कितना हम आरबीआई को मैनेज करना है, इस बात को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, मे बी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, कि 5.5% टू 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट, जितना वैल्यू है एसेट और लायबिलिटीज़ का उसका 5.5 टू 6.5% तक इसको रखना पड़ेगा रिस्क बफर। और कमिटी ने क्या रिकमेंड किया कि देयर ऑलवेज नीड टू बी हार्मनी इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच क्या होना चाहिए? हार्मनी होना चाहिए। तो ये क्या है, एक डेटा है, चार्ट है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर में कितना ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किया गया है, कब किया गया है? 2018 एंड 19 में आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आप देख सकते हो। सो नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी एंड क्रिप्टो। तो ये याद रखना चाहिए, क्या हमेशा ये इस टाइप की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या एक जैसा हमेशा ट्रांसफ़र किया गया है? नहीं किया गया है। कब सबसे ज़्यादा किया गया है? तो किया गया 2018 एंड 19 में। ठीक है, देन क्रिप्टो करेंसी एंड सीबीडीसी के बारे में देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक तरीके का एसेट है लाइक गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, जिस पे गवर्नमेंट क्या करती है? डज नॉट हैव एनी कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, और as you may not be able to purchase vegetable in the market by paying in gold in the same way। तो जैसे अगर आपको सब्जी खरीदना है तो आप गोल्ड में नहीं खरीदेंगे ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपको मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वही आप गोल्ड से नहीं खरीद सकते, क्रिप्टो करेंसी से नहीं खरीद सकते। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? करेंसी नहीं है, ये एक मिजोनमर वर्ड है कि मतलब नाम तो करेंसी है, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी करेंसी है क्या? ये करेंसी नहीं है। गोल्ड, क्रिप्टो करेंसीज आर जनरली नॉट एक्सेप्टेड इन ट्रांजेक्शन। तो गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी को जो है ट्रांजेक्शन में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन ये है तो एसेट है, आपको क्या मिलेगा इससे? प्रॉफिट तो होगा, एसेट तो है ये, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। एज पीपल कैन एक्सेप्ट एनी कमोडिटी विथ another if they want, like in barter system, in the same way people may accept even these cryptocurrencies। तो जैसे कि बार्टर में होता है कि हाँ हम कोई और कोई चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सेम वे क्या किया जा सकता है? क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। एंड गोल्ड ऑल्सो फॉर एनी ट्रांजेक्शन पर्पस बिकॉज एज सच दे आर नॉट प्रोहिबिटेड और दे आर नॉट इलीगल। तो ऐसा क्यों है कि मतलब ऐसे तो हर चीज़ को खरीदने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है, लेकिन जैसे बार्टर की तरह ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी और गोल्ड का भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलीगल नहीं है। जिसको ज़रूरत है गोल्ड की वो ले लेगा, क्रिप्टो करेंसी की वो ले लेगा। ठीक है, तो ये हमने हो गया, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर कहने का क्या मतलब है कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा। आप सब्जी खरीदने जाएंगे और आप अगर पैसा ऑफर कर रहे हैं, रुपीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो लेना पड़ेगा सब्जी वाले को। लेकिन आप अगर क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, तो सब्जी वाला रिफ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई इशू नहीं करती है, बट रैदर इनक्रिप्शन टेक्निक यूज्ड टू बोथ क्रिएट एंड कंट्रोल द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वेरीफाई इट्स एक्सचेंज। तो आरबीआई क्या कर रही है? इशू नहीं कर रही है, लेकिन इनक्रिप्शन टेक्निक यूज़ किया जा रहा है इसको क्रिएट करने में और कंट्रोल करने में। ठीक है, कि कितना नंबर ऑफ यूनिट, कितना जो है यूनिट है, और वेरीफाई किया जा रहा है इसके एक्सचेंज को। तो विथ क्रिप्टो करेंसीज अ चेन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर अ नेटवर्क इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स ऑथेंटिकेटिंग द ट्रांजेक्शन बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल। तो होता क्या है? चेन ऑफ जो है क्रिप्टो करेंसी कैसे वर्क करता है कि चेन ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर है, नेटवर्क है, जो कॉन्स्टेंटली क्या करेगा? सॉल्व करेगा पजल को। ठीक है, और ऑथेंटिकेट करेगा ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? पजल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
और जब ये पजल सॉल्व करेंगे, फॉर सॉल्विंग द पजल दीज सिस्टम आर रिवॉर्डेड विथ क्रिप्टो करेंसीज। और जैसे ही कंप्यूटर ने क्या किया, पजल को सॉल्व कर दिया, तो ये सिस्टम को रिवॉर्ड करेंगे क्रिप्टो करेंसीज से। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनिंग। तो यहाँ क्या किया जा रहा है कि कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर प्राइवेट कंप्यूटर है, ये क्या करेगी, कॉन्स्टेंटली सॉल्व करेगी पजल को। और पजल जब सॉल्व करेगी तो इनको क्रिप्टो करेंसी से रिवॉर्ड किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। एट द बैक एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी कर रही है ये सारे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है ब्लॉकचेन। ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी डिराइव देयर वैल्यू एज दे कैन बी मिंटेड जनरेटेड ओनली इन लिमिटेड नंबर्स। तो क्रिप्टो करेंसी को जो है वैल्यू इनको कहाँ से मिलता है, क्योंकि इनमें एक लिमिट है कि इतना ही लिमिट किया जा सकता है और जनरेट किया जा सकता है। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सरप्लस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी कहाँ, तो यहाँ लिमिटेड नंबर में इसको किया जा रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू है। द विलिंगनेस ऑफ पीपल टू होल्ड पोजेस इट इम्पैक्ट्स द प्राइस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एसेट इन द सेम वे गोल्ड प्राइस गेट्स इम्पैक्टेड। तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ लिमिटेड होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होल्ड करना चाहेंगे, तो उसी से तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे सेम वे अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा, सबके पास रहेगा, तो गोल्ड महंगा क्यों होगा, वो गोल्ड का डिमांड क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इन द सेम वे कि क्रिप्टो करेंसी लिमिटेड है, इसीलिए लोग इसको लेंगे। ये ना तो लीगल टेंडर है और ना ही किसी तरह का क्या है, फियाट करेंसी है। ठीक है, क्या है, ये लीगल भी नहीं है, फियाट भी नहीं है। और एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टोज इज टैक्स्ड एट रेट ऑफ 30%। तो अभी जैसे करंटली क्या है कि किसी भी तरह का अगर क्रिप्टो को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या वर्चुअल एसेट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इस पे टैक्स कितना लगा हुआ है, 30% टैक्स लगा हुआ है। ठीक है। इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजेक्शन डिटेल, TDS ऑफ 1% इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट मेड इन रिलेशन टू ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, इसको कैप्चर करने के लिए टैक्स डिडक्शन सोर्स पे कितना किया जाता है, 1% टैक्स को डिडक्ट किया जाता है पेमेंट के सोर्स पे। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है ट्रांसफ़र की कितना क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांजैक्शन डिटेल सारा कुछ पता चलेगा। तो अभी बेसिकली हमने क्या देखा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, लीगल टेंडर ये नहीं है, इसको बार्टर किया जा सकता है। इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है, पजल को सॉल्व करने के बाद कंप्यूटर को क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या है, इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, इस वजह से इनका क्या है, डिमांड ज़्यादा है। ये ना तो लीगल टेंडेंसी है, ना ही फियाट करेंसी है। और इस पे 30% टैक्स लगता है, 1% TDS हो रहा है, टैक्स जो है डिडक्ट किया जा रहा है सोर्स पे। क्यों किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू कैप्चर द ट्रांजेक्शन डिटेल्स। तो यही सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इंपॉर्टेंट बात अगर आपको निकालनी है तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बात इसमें से आ सकती है। देन व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अब हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में देख लिया, अब ई रूपी के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्पेलिंग क्या है, ई रूपी। सो ई रूपी क्या है, लीगल टेंडर है, और इसको इशू कौन कर रही है, सेंट्रल बैंक इशू कर रही है डिजिटल फॉर्म में। हमने क्रिप्टो करेंसी को देखा, ये लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन CBDC को करने वाली है क्या है, ये लीगल टेंडर होगा। ठीक है। इट इज़ द सेम एज द फियाट करेंसी, और फियाट करेंसी की तरह ही होगा, और किसी भी तरह से ये कैश से डिफरेंट नहीं होगा, एक्सचेंजेबल होगा 1 to 1 विद फियाट करेंसी। तो एक्सचेंज किया जाएगा, जैसे हम फियाट करेंसी को एक्सचेंज करते हैं ना, नोट को एक्सचेंज करते हैं, सेम वे ये एक्सचेंज किया जाएगा बैंक नोट की तरह, कैश की तरह। ठीक है। और सिर्फ एक ही डिफरेंस इसमें यही है कि ये डिजिटल है। जो बैंक नोट है वो क्या है, फिजिकल है, लेकिन ये क्या है, डिजिटल है। RBI ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया है ई रूपी ऑन पायलट बेसिस फॉर होलसेल एंड रिटेल मार्केट। तो अभी इसको क्या ट्रायल पीरियड में ही है ये, होलसेल और रिटेल मार्केट के लिए। ठीक है। तो RBI एक्ट 1934 को क्या किया है, अमेंड किया गया है ई रूपी को बैंक नोट में डालने के लिए। अब ये एक लीगल टेंडर है। ठीक है। तो अब RBI के पास इतनी सारी करेंसी थे, नोट्स थे, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई ई रूपी को लाने की। तो मैनी सेंट्रल बैंक जो है, अभी सेंट्रल बैंक्स क्या हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वाइड स्प्रेड अडॉप्ट कर रहे हैं जो भी इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी है। तो अब अगर लोग इतना ज़्यादा क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका जो है कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम पे कम हो जाए, जो भी सेंट्रल बैंक है। तो अब अगर लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ साथ तो हमें चलना पड़ता है ना, अदरवाइज तो पीछे रह जाएंगे। तो बैंकों को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अथॉरिटी कम पड़ जाए, इसीलिए दिस कुड कॉज फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अब अगर ऐसा होता है तो उनका क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, स्पेशली बिकॉज क्रिप्टो करेंसी डू नॉट हैव लीगल और रेगुलेटरी सेफगार्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का क्या है, किसी भी तरह का कोई लीगल और सेफगार्ड तो है नहीं, लीगल और रेगुलेटरी सेफगार्ड नहीं है। दैट द सेंट्रल मनी डज, जो कि सेंट्रल बैंक के का मनी है उनमें क्या है, सेफगार्ड है, लीगल और रेगुलेटरी सेफगार्ड है उसमें। सो वाई नॉट इशू डिजिटल करेंसी ऑफ देयर ओन। तो अब तो फिर इनके मन में आइडिया आया कि इससे ऐसा ना हो कि कहीं हम इस रेस में पीछे रह जाएं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए, तो हम अपना खुद का करेंसी निकाल देते हैं। ठीक है, सो central banks seek to meet the public's need for digital currencies manifested in the increasing use of private virtual currencies and thereby avoid the more damaging consequences of such private currencies। तो हुआ क्या कि अगर इतनी प्राइवेट करेंसी में लोग ट्रेड करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका कंसिक्वेंसेस बहुत बुरा हो, खतरनाक परिणाम हो। तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, फेस विद ड्विंडलिंग यूजेज ऑफ पेपर करेंसी सीक टू पॉपुलराइज अ मोर एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ करेंसी लाइक ई रूपी। तो फिर सेंट्रल बैंक ने भी क्या किया, अपना ई रूपी जो है निकाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, ई रूपी उन्होंने निकालने का फैसला लिया। तो हाउ ई रूपी विल वर्क, अब ये वर्क कैसे करेगा। ई रूपी जो है कैश को रिप्लेस नहीं करेगा, ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आया है, कॉम्प्लीमेंट्री बन के चलेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा। इट विल बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशन, इसको सेम डिनोमिनेशन में इशू किया जाएगा। जैसे अभी अपने पेपर करेंसी है और कॉइन्स हैं 5 रुपये, देन 10 रुपीज़ के कॉइन्स अगर हैं हमारे पास, 50 रुपीज़ नोट्स है, 100 रुपीज़ नोट्स है, 100 रुपीज़ के नोट्स है, तो ये इसी टाइप से डिनोमिनेशन को लाया जाएगा। देन ई रुपीज़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इंटरमीडियरीज। तो ई रुपी को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, इंटरमीडियरीज, जैसे कि बैंक ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया जा सकता है अदर फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक डिपॉजिट विद बैंक। मतलब जो भी बेसिकली जो नॉर्मल हमारे रुपए हैं और उनका जो फंक्शन है वही सेम चीज़ होगा कि इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसको जो है डिपॉजिट भी रखा जा सकता है बैंकों के साथ। ठीक है, इफ़ आई एम होल्डिंग कैश, अगर मेरे पास कैश है एंड मेकिंग पेमेंट टू समवन, और मैं क्या कर रही हूँ कि किसी दूसरे को पेमेंट कर रही हूँ, तो क्या होगा, देन इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सेटलमेंट विद थर्ड पार्टी एंड RBI's liability moves from me to other person whom I paid, but when I make payment through check or card, then it requires interbank settlement through RBI in case of different banks. E-rupee would be just like cash and I can make payment to anyone through E-rupee and RBI's liability will move to the other person and the requirement of interbank settlement would disappear। बेसिकली ये वही बातें हैं जो हमने पहले पढ़ रखी है कि अगर आपके पास कैश है तो कैश क्या है, वो इंस्टेंट उसका सेटलमेंट होगा, उसको लोग उसी टाइम एक्सेप्ट करेंगे, ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि चेक की तरह इंटरबैंक सेटलमेंट करना होगा कि आपके पास अगर चेक है तो आपको डायरेक्टली क्या आप चेक को यूज़ कर लेंगे, सब्जी खरीद लेंगे, गोल्ड खरीद लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना आप। तो आप पहले बैंक के पास जाएंगे, बैंक से जाकर सेटलमेंट करवाएंगे। तो ई रूपी के साथ ऐसा नहीं है, जैसे आप कैश के साथ करते हैं सेम चीज़ आपके साथ आप कर सकते हैं, ईजिली किसी को दे सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरबैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको देंगे तो उस पर्सन फिर RBI की लायबिलिटी हो जाएगी उस पर्सन को देने की। ठीक है, जैसे कि रुपी के साथ हो रहा है, नोट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम है पूरी स्टोरी की ई रूपी सेम नोट के साथ जो भी हमारा रूपी है उसके तरह ही काम करेगी। ये कोई भी तरह का मतलब इसमें थर्ड पार्टी का सेटलमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट्स। तो जो ट्रांजैक्शन है ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है और पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है। और मर्चेंट को कैसे पेमेंट किया जा सकता है, QR कोड के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। और यूज़र क्या कर पाएंगे, ट्रांजेक्ट कर पाएंगे विथ ई रूपी थ्रू डिजिटल वॉलेट।
तो डिजिटल वॉलेट से ई रूपी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे और ऑफर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एंड स्टोर्ड ऑन मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस। तो इसको किया जाएगा, इसको कौन ऑफर करेगा डिजिटल वॉलेट को? पार्टिसिपेट जो भी बैंक होगी वो बैंक ऑफर करेगी, और हम लोग कहाँ रख सकते हैं? मोबाइल फ़ोन वगैरह में, अदर डिवाइसेस में स्टोर करके रख सकते हैं। तो बेसिकली सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जस्ट लाइक वी विड्रॉ कैश फ्रॉम आवर बैंक डिपॉजिट, इन द सेम वे वी कैन ट्रांसफर आवर बैंक डिपॉजिट टू CBDC वॉलेट। तो जिस तरीके से हम अपना डिपॉजिट ले लेते हैं बैंकों से, उसी तरीके से हम CBDC वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है। एंड दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो जैसे अभी हमारा ट्रांजेक्शन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में रिकॉर्ड होता है, सेम उस टाइप से ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में रिकॉर्ड होगा। मतलब क्या होगा? आपके पास एक डिजिटल वॉलेट होगा, आप इस डिजिटल वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और सारा क्या होगा? रिकॉर्ड होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में। बट व्हेन ट्रांजेक्शन आर मेड from one CBDC wallet to another CBDC wallet, then this transaction is not recorded in core banking solution। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमने वॉलेट से ट्रांसफ़र किया बैंक में, तब तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर हम वॉलेट से, एक CBDC वॉलेट से दूसरे CBDC वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक पर्सन गिविंग कैश टू द ग्रॉसरी शॉप, इट डज़ नॉट हैव एनी ट्रेल। तो जैसे कि ये क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम बैंक को कर रहे हैं तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जैसे अगर ग्रोसरी शॉप को हमने कैश दे दिया तो ये रिकॉर्ड हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ। तो ये सेम तरह का हो गया। एंड हैंस इट डज़ नॉट कम अंडर टैक्स नेट। तो अगर वॉलेट से वॉलेट आप दे रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ट्रांजैक्शन एनोनिमिटी बनी रहेगी, इज की टू बिल्डिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग CBDC फॉर डेली पर्पस। तो डेली पर्पस में CBDC को यूज़ करने के लिए क्या बना रहेगा? ट्रांजैक्शन एनोनिमिटी रहेगी, तो लोगों को क्या होगा? कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हम CBDC को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया क्या क्या, और इसको याद रखना है क्या होगी? ट्रांजैक्शन एनोनिमिटी होगी, डेली पर्पस में CBDC को यूज़ कर रहे हैं। तो वॉलेट टू वॉलेट जा रहा है, तो किसी भी तरह का यहाँ क्या हो रहा है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वॉलेट बैंक से वॉलेट में डाल रहे हैं, वॉलेट से बैंक में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। ये हमने सारी चीज़ें देख ली। तो ई रूपी क्या है? एक तरीके का बियरर इंस्ट्रूमेंट है। हु एवर इज होल्डिंग द ई रूपी विल अज्यूम टू द ऑनर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कि अगर आपके पास एक तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट, क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया? इसका क्या मतलब है कि जिसके पास, अगर आपके पास ई रूपी है तो आप क्या हो गए? इसके ऑनर हो गए, और ई रूपी को किसी भी तरह का क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैश की तरह के। अगर आपके पास कैश है तो क्या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है? क्या आपके पास अगर डिपॉजिट आपने रखा हुआ है तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके हैंड में कैश है तो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। सेम टाइम पे अगर CBDC आपके पास है तो आपको नहीं मिलेगा किसी तरह का इंटरेस्ट। ठीक है। अब एडवांटेज क्या है CBDC का? एडवांटेज देख लेते हैं। जैसे अनलाइक आवर सेविंग्स इन कमर्शियल बैंक विच रिलाई ऑन बैंक्स प्रोमिस टू fulfill CBDC आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक विच कैन नॉट गो बैंकरप्ट। तो अगर हम फ़ायदा देखें तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हम जो भी अपना क्या कर रहे हैं, पैसा रख रहे हैं, सेविंग रख रहे हैं कमर्शियल बैंक में, तो ये बैंक का प्रॉमिस है, बैंक क्या करती है? फुलफ़िल करती है। लेकिन CBDC को लॉ से रिकॉग्नाइज किया गया है, सेंट्रल बैंक के द्वारा इसको बैक किया जा रहा है, इसके पीछे कौन है? सेंट्रल बैंक है। तो इसलिए ये क्या होगा? बैंकरप्ट नहीं होगा। और जैसा कि हम बैंकों के केस में देखते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, तो हमारे डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि वो हमारी डिपॉजिट को नहीं लौटा सके। तो ये एक फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कमर्शियल बैंक कोलैप्स हो जाता है और हमारा सेविंग्स क्या होता है? पोटेंशियली वाइप्ड आउट हो जाता है। दिस वुड नॉट बी इन द केस ऑफ CBDC में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमारा पैसा सेफ रहेगा। वी कैन होल्ड ऑन टू आवर ओन इन डिजिटल फॉर्म एंड कुड बी ट्रस्टेड एज कैश। कि हमने अपने डिजिटल फॉर्म में रख लिया और ये हमारा पैसा है, सेफ है। जैसे बैंकों के साथ होता है कि डिपॉजिट में प्रॉब्लम होती है, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। देन CBDC क्या है? कन्वीनियंट है एज पेमेंट एप्स
ठीक है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, CBDC क्या होगा, कन्वीनियंट होगा पेमेंट ऐप्स की तरह, और यहाँ पे बेनिफिट जो है सेम कैसा होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की तरह होगा, जो क्या सपोर्ट करता है, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। पेमेंट फास्टर होगा, ईजियर होगा, कोई डिले नहीं होगा, कोई सेटलमेंट इशू नहीं होगा। देन लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट जो है विच विल बी इफिशियंट, ट्रस्टेड एंड रेगुलेटेड। और ये क्या है, इफिशियंट होगा, ट्रस्टेड होगा, रेगुलेटेड होगा, लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट। देन हायर साइनोरेज। अब हायर साइनोरेज क्यों होगा, ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरिंग पेपर करेंसी। तो ये सारा जो खर्च होता है प्रिंट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, स्टोर करने का, इन सारे खर्चे क्या होंगे, बच जाएंगे, तो हायर साइनोरेज हो जाएगा। देन इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC वुड लीड टू मोर रोबस्ट, इफिशियंट, ट्रस्टेड, रेगुलेटेड एंड लीगल टेंडर बेस्ड पेमेंट ऑप्शन। तो हम देख सकते हैं क्या होगा, अगर CBDC आएगा तो हमारा इकोनॉमी रोबस्ट होगा, इफिशियंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारा पैसा भी नहीं डूब रहा है, अब रेगुलेट भी किया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है, और लीगल टेंडर भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देन ई-रूपी विल ऑफर फीचर्स लाइक फिजिकल कैश है, तो जिससे ट्रस्ट, सेफ्टी और सेटलमेंट फैसिलिटी, ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये हमने कुछ फ़ायदे देख लिए, अब कुछ रिस्क भी है CBDC के साथ। तो एक्सट्रीम सिचुएशन जैसे कि अगर आता है सच एज इन एक्सट्रीम सिचुएशन सच एज आफ्टर ए फाइनेंशियल क्रैश, तो अगर कोई फाइनेंशियल क्रैश होता है, इफ़ डिपॉजिटर सेवर्स वुड शिफ्ट देयर सेविंग्स फ्रॉम बैंक अकाउंट टू CBDC with just a mouse click, then banks could have a problem of funding which might have an effect on financing the whole economy। क्या होने वाला है कि अब अगर आप अपने पास रख सकते हैं तो फिर बैंक को कौन जाएगा रखने के लिए, बैंक के पास तो डिपॉजिट कोई देगा नहीं। तो अगर बैंकों को डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, बैंकों के पास पैसा नहीं जा रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से मिलेगा, कोई आम इंसान तो लोन देगा नहीं, तो फिर होल इकोनॉमी को ये एक प्रॉब्लम हो सकती है डिपॉजिट्स को लेकर। देन CBDC इकोसिस्टम में भी सिमिलर रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स। और यहाँ क्या हो सकता है, ठीक है, आपका पैसा तो सेफ है आपके पास, लेकिन साइबर अटैक का भी तो खतरा है, तो साइबर अटैक हो सकता है, ठीक है, एज द करंट पेमेंट सिस्टम आर एक्सपोज टू इट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारा करंट पेमेंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, साइबर अटैक इतना ज़्यादा हो रहा है। अब आप डिजिटली अगर इतने सारे करेंसी को होल्ड कर रहे हैं, क्या पता साइबर अटैक कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इन कंट्रीज लाइक इंडिया विथ लोअर फाइनेंस लिटरेसी लेवल, द इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड में ऑल्सो स्प्रेड टू CBDC। तो जो आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में क्या है कि लोअर फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल है, बहुत कम लोग जो है जान रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सबके पास नहीं है, तो इससे क्या होगा, फ्रॉड्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर हर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो हमने देख लिया कि CBDCs के फ़ायदे क्या हैं एंड नुकसान क्या है। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज़ ई-रूपी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम CBDC, इट्स जस्ट वॉचर। तो हमने ई-रूपी का एक देखा, हमने ई-रूपी, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है जो स्पेलिंग है, एंड देन ये है ई-रूपी। सो when government agency or corporate entity wants to provide some benefit to some specific beneficiaries, तो ये क्या है कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कॉरपोरेट एंटिटी है, ये चाहती है कि ये कुछ बेनिफिट कुछ बेनिफिशियरी को प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तो ये क्या करेगी, बैंक को अप्रोच कर सकती है, चाहे पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, विच हैज़ बिन ऑथोराइज्ड बाय NPCI। और इसको ऑथोराइज कौन करेगा, NPCI टू इश्यू डिजिटल वॉचर। अब क्या है कि अगर कोई बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट को अगर किसी भी तरीके से किसी तक पैसा पहुंचाना है, किसी बेनिफिशियरी तक, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो बैंक को अप्रोच कर सकती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से किसी भी बैंक को अप्रोच कर सकती है, ठीक है, जिसको कि ऑथोराइज किसके द्वारा किया गया है, NPCI के द्वारा किया गया है कि वो इशू कर सकते हैं डिजिटल वॉचर, ठीक है। देन गवर्नमेंट एजेंसी एंड द कॉर्पोरेट एंटिटी विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी एंड देयर मोबाइल नंबर्स टू द बैंक। अब इस केस में क्या किया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होगी वो क्या करेगी, लिस्ट प्रोवाइड करेगी, और जो है हाँ
corporate entity will provide the list of beneficiary with their mobile numbers to the bank. लिस्ट प्रोवाइड करेगी कि किस किस को दिया जाना चाहिए और उनके मोबाइल नंबर को प्रोवाइड करेगी बैंकों को. फिर द ट्रांजेक्शन बिगिंस विथ QR कोड, और ट्रांजेक्शन कैसे किया जाएगा, QR कोड से किया जाएगा, और लॉन्ग स्ट्रिंग SMS पुश्ड इनटू बेनिफिशियरीज मोबाइल डिवाइस बाय बैंक थ्रू द बैंक्स वोचर मैनेजमेंट सिस्टम. तो यहाँ पे फिर बेनिफिशियरी के पास या तो QR कोड आएगा या किसी तरह का वाउचर आएगा. ठीक है, तब बेनिफिशियरी इसको क्या कर सकता है, द बेनिफिशियरी विल देन नीड टू शो इट टू द वेलफेयर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो अब जिसको जो वेलफेयर सर्विस प्रोवाइडर होगा स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड सेंटर, यानी जिसको भी वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डेजिग्नेट किया गया होगा टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन. To start with, NPCI had tie up with more than 1600 hospital with e-rupee can be redeemed. Presently, government plans to use e-rupee for its COVID-19 vaccination program. तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, e-rupee के बारे में सिंपल अगर जानना चाहें कि सपोज अगर गवर्नमेंट जो है चाह रही है, जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन के लिए हम लेते हैं, कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं ये स्कीम लॉन्च करने वाला हूँ और इन लोगों को ये बेनिफिट मिलना चाहिए. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट या एंटिटी है वो क्या करेगी, लिस्ट करेगी कि किन किन लोगों को मिलना चाहिए. फिर यहाँ पे क्या होगा, उनका नाम और नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर बैंकों को भेजा जाएगा. फिर बैंक क्या करेगी, QR कोड भेजेगी, या तो QR कोड या कोई वाउचर भेजेगी. देन उस वाउचर को फिर क्या किया जाएगा, उस वाउचर को यूज़ करके अभी जैसे उस वाउचर को यूज़ किया जाएगा. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 1600 हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया गया है. तो उस हॉस्पिटल में जाएंगे, जाकर के वो अपना QR कोड और वाउचर दिखाएंगे तो फिर उनको क्या मिल जाएगा, वैक्सीनेशन मिल जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, या जो भी फैसिलिटीज़ मिलना था वो मिल जाएगा. ठीक है, वेलफेयर बेनिफिट्स उनको मिल जाएगा. तो ये क्या है, e-rupee है. द फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ e-rupee. तो e-rupee का फीचर हम लोग देख लेते हैं. एक तरीके का ये डिजिटल वाउचर है, ये किसी तरह का करेंसी नहीं है, ये वाउचर है सिंपली. e-rupee को कौन पावर करता है, पावर्ड बाय NPCI UPI प्लेटफॉर्म. तो e-rupee को कौन देख रहा है, पावर्ड कौन कर रहा है, बाय NPCI UPI प्लेटफॉर्म. ठीक है, देन ये कैशलेस है, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है. इट्स पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक. पर्सन स्पेसिफिक मतलब कि किस पर्सन को दिया जा रहा है, पर्पस स्पेसिफिक मतलब किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है. ठीक है, स्कूल के लिए दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के लिए दिया जा रहा है, बुक्स के लिए दिया जा रहा है. तो इस तरीके का पर्पस स्पेसिफिक. इट कैन रिडीम ओनली एट ए सर्टेन स्पेसिफिक सेंटर. और इसको किसी सर्टेन स्पेसिफिक सेंटर में ही लिया जाएगा, जैसे कि जहाँ पे असाइन किया गया है, जहाँ पे जो भी वेलफेयर सर्विस प्रोवाइडर है उसको चुना गया है. ठीक है, जैसे सपोज अगर किसी राशन शॉप को चुना गया है या किसी हॉस्पिटल को चुना गया है तो आप वहाँ जाकर ही कर सकते हैं. e-rupee कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसी. तो e-rupee को इशू कौन करेगा, गवर्नमेंट एजेंसी इशू करेगी. एंड कॉर्पोरेट फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट. तो गवर्नमेंट एजेंसी या कॉर्पोरेट जो है कर सकती है. देन e-rupee एक्सेसिबल किसके लिए है, टू एनीवन विद ए मोबाइल फोन इवन विदाउट अ बैंक अकाउंट. मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि e-rupee को आप एक्सेस कर सकते हैं बैंक अकाउंट के बिना, तो क्या ये सही स्टेटमेंट होगा, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आपका नाम और मोबाइल नंबर चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नहीं चाहिए. ठीक है, डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट एक्सेस. और कोई इंटरनेट एक्सेस भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है, QR कोड मिल रहा है, आपको स्कैन किया जाएगा या वाउचर मिल रहा है. ठीक है, देन e-rupee कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू 1% एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश. तो इसको 1% टू अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए है सिर्फ वही यूज़ कर पाएगा, और इसको कैश में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. इट इज़ एम एट प्लगिंग होल इन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर पेमेंट डिसबर्समेंट सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी. सपोज़ अगर किसी को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो सपोज़ अगर हो सकता है स्कूल्स में भी दिया जाता है, तो बुक्स के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. हो सकता है कि बच्चे ने बुक्स ही नहीं खरीदा, उनके पेरेंट्स ई बुक नहीं खरीदा, यूनिफॉर्म नहीं खरीदा और कुछ और चीज़ कर लिया. तो ये जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो स्पेसिफिक काम के लिए दिया जा रहा है, स्पेसिफिक टारगेट करके दिया जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए दिया जा रहा है वो हो सके. इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग हाउ मच एलोकेटेड फंड्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिटीजन. और पता भी चल जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है, करप्शन है, वो नहीं हो पाएगा. हो सकता है कि बेनिफिशियरी तक पहुँचे ही ना पैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ई वाउचर के थ्रू, e-rupee के थ्रू ये पता चलेगा कि कितने लोगों को हो मिल पाया. ठीक है, तो आज हमने सारी चीज़ें पढ़ ली. अब कल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से हम